हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। स्टडी 16 पर आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीसी की और इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी जानेंगे। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारत में जो सीआरपीसी लागू है वो 1973 का एक्ट है और भारत में जो सीआरपीसी लागू हुई थी वो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीआरपीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंट्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किसी को कोई इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके बारे में आप अपना एड्रेस बताते हैं, अपना नाम और भी कुछ बताते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे सीआरपीसी का और नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स वगैरह भी देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं सीआरपीसी में जानेंगे कितने सेक्शन हैं, सीआरपीसी में कितने चैप्टर हैं, सीआरपीसी में कितनी शेड्यूल्स हैं और सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में आता है। क्या स्टेट लिस्ट में आती है सीआरपीसी या स्टेट लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। तो सीआरपीसी में 484 सेक्शन हैं। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, 37 चैप्टर हैं, मतलब 37 भाग हैं। सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं, 37 भाग हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। जो 2 शेड्यूल्स हैं उनमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बताया गया है कि अपराध कैसा है। अपराध उसमें बताया गया है कि अपराध संज्ञेय, उसमें बताया गया है कि अपराध संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है, अजमानती है और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे कि संज्ञेय असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना कि 484 सेक्शन हैं, 37 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल्स हैं और जो सेकंड शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में ये सब दिया गया है कि अपराध संज्ञेय है कि असंज्ञेय है और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है और जमानती है अजमानती है। अब बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। तो सेकंड शेड्यूल में जनरली यह दिया गया है कि समन का प्रारूप कैसा होगा या वारंट का प्रारूप कैसा होगा। तो जनरली उसमें जो एप्लीकेशन टाइप के रहते हैं कि जो कुछ भी वारंट इशू होगा तो उसका प्रारूप कैसा रहेगा, तो उसमें जनरली प्रारूप हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल से पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीआरपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जाना। अब बात करते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी कनकरेंट लिस्ट का पार्ट है। कनकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूची हैं उसमें 7वीं अनुसूची में जो 3 लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो उसमें जो सीआरपीसी है वो कनकरेंट लिस्ट के सीरियल नंबर 2 में आती है। कनकरेंट लिस्ट में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाए तो जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वो लागू होता है। तो सीआरपीसी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीआरपीसी कौन सी शेड्यूल में आती है। तो 7th शेड्यूल में जो कनकरेंट लिस्ट है उसकी सीरियल नंबर 2 में है, मतलब इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकते हैं और केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं सीआरपीसी कहाँ कहाँ लागू है। पहले बात कर लेते हैं सीआरपीसी का मतलब क्या है। सीआरपीसी का आपको फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यह एक प्रोसीजरल लॉ है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा लॉ है, यह एक प्रोसीजरल, यह प्रक्रिया विधि है। मतलब इसमें प्रक्रिया बताया गया है कि एफआईआर कैसे रजिस्टर्ड होगी, कैसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, क्या कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के क्या पावर हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के क्या पावर हैं, या जो कोई अपराध है दंगा करना है तो दंगा करने के लिए कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो वो करेगा, या बेल कैसे होगी, ये सब इसमें प्रोविजन बताए रहते हैं। तो इसमें प्रोसीजर लॉ है, इसमें पूरा प्रोसीजर बताया रहता है। तो जो सीआरपीसी है वो ऑल इंडिया में लागू है, लेकिन इसका एक अपवाद है। तो अपवाद यह है कि नागालैंड और जो ट्राइबल एरिया हैं उसमें सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10 और 11 लागू है। इनके अलावा और चैप्टर भी हैं जो हमने अभी बात की कि 37 चैप्टर हैं सीआरपीसी में, तो वो पूरे लागू नहीं हैं। चैप्टर 8, 10 और 11 नागालैंड में और ट्राइबल एरिया में लागू हैं। इसके अलावा के जो चैप्टर हैं वो लागू नहीं हैं, लेकिन वहाँ की अगर राज्य सरकार चाहे कि वहाँ पर पूरी सीआरपीसी लागू करना है तो वहाँ की राज्य सरकार नोटिफिकेशन निकाल कर यह लागू कर सकती है। तो आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है सीआरपीसी कहाँ कहाँ लागू है। तो सीआरपीसी ऑल इंडिया में लागू है, नागालैंड और ट्राइबल एरिया में चैप्टर 8, 10 और 11 लागू हैं। इसके अलावा के चैप्टर हैं जो भाग हैं वो वहाँ की राज्य सरकार लागू कर सकती है। तो जो सीआरपीसी है इसका मेन मोटो है जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करना। और भारत के संविधान में आपने आर्टिकल 50 पढ़ा हुआ है तो उसमें भी लिखा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को अलग करेगा। तो उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो आप देखेंगे सीआरपीसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इसमें प्ली बार्गेनिंग है। प्ली बार्गेनिंग जिस पर हम बात कर चुके हैं चैप्टर 21 में है और 2005 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट से सीआरपीसी जोड़ा गया था। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं सीआरपीसी के बारे में। तो इस बार की जो सीआरपीसी है 1973 की जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई, इसमें जूरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले जूरी सिस्टम होता था लेकिन इस सीआरपीसी में जूरी सिस्टम नहीं है। जूरी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का पद भी समाप्त कर दिया गया, मतलब 3rd क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है। इसमें
जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, इसके हम फीचर्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हम बात कर लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन इसमें तृतीय श्रेणी जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, वो उसको समाप्त कर लिया गया। इसके अलावा जो सीआरपीसी है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण पर यह लागू है। तो मतलब इसका मेन मोटो यही है। तो सीआरपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, इसमें 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, संज्ञेय है अपराध या असंज्ञेय है, जमानती है या अजमानती है। जो संज्ञेय अपराध होते हैं जनरली उनमें जो पुलिस विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकती है, तो उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारी सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है। तो जैसे प्ली बार्गेनिंग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 2005 में जोड़ा गया और 2006 से लागू है। पहले सीआरपीसी में यह नहीं था, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा समरी ट्रायल यह महत्वपूर्ण है सीआरपीसी में। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जी हाँ दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जैसे एसडीएम, डीएम, वो हमारे सीआरपीसी में ही प्रोवाइडेड हैं। सेक्शन 20 में इनके बारे में बताया गया है कि कौन इन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें हम डीएम कहते हैं, उन्हें अपॉइंट करता है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कौन मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे, ये सब हमारी सीआरपीसी में बताया गया है। यह इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आप जो धारा 144 सुनते हैं वो भी धारा 144 सीआरपीसी की ही है और कौन वो लगाता है यह भी धारा 144 में बताया गया है। जैसे डीएम, एग्जीक्यूटिव और अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा सशक्त हों वो 144 धारा लगा सकते हैं। तो यह सब बताया गया है। इसके अलावा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यह हैं कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य की व्यय पर विधिक सहायता, जी हाँ दोस्तों, फ्री लीगल एड जो डीपीएसपी में भी एक प्रोविजन है, मुझे क्लियर सेक्शन याद नहीं आ रहा है। तो जो सीआरपीसी में सेक्शन 304 है उसमें बताया गया है कि जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, वो अभियुक्त है तो वो राज्य के व्यय पर उसके लिए एक राज्य के व्यय पर उसके लिए एक विधिक सहायता प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा सेक्शन 44 में मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, यही भी स्पेशल प्रोविजन है सीआरपीसी का। इसके अलावा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर निरुद्ध न रखा जाना, यह भी सीआरपीसी में प्रोविजन है जो सेक्शन 57 में है। इसके अलावा सीआरपीसी का सेक्शन 125 भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सब महत्वपूर्ण है और जूरी सिस्टम को अबलिस्ट किया गया था, यह इस सीआरपीसी की महत्वपूर्ण विशेषता। इसके अलावा और महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीआरपीसी में बताए गए हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये सब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले एरिया हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होंगे, सेक्शन 8 सीआरपीसी में यह भी है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं यानी जो एसडीएम, डीएम है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जो राज्य सरकार इन्हें नियुक्त करती है। इन सब के बारे में प्रोविजन सीआरपीसी में है, इसलिए सीआरपीसी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 44 है उसमें अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट से रिलेटेड प्रोविजन है जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है, तो यह भी सीआरपीसी में बताया गया है सेक्शन 43 में कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अरेस्ट किन मामलों में किया जा सकता है। तो यह है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो में जाना। तो 484 सेक्शन हैं, 37 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल हैं जिन्हें हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बताए गए हैं कि जो अपराध है वो जमानतीय है, अजमानतीय है या किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इसके अलावा सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, कंकरेंट लिस्ट में है मतलब समवर्ती सूची में है, और संविधान की जो शेड्यूल 7 है उसमें यह समवर्ती सूची में है और उसकी जो एंट्री नंबर 2 में है। इसके अलावा सीआरपीसी ऑल इंडिया में लागू है, लेकिन नागालैंड और ट्राइबल एरिया में चैप्टर 8, 10 और 11 लागू हैं। बाकी चैप्टर वहाँ की राज्य सरकार अगर अनुमति दे मतलब नोटिफिकेशन निकाले तो लागू हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने जाने प्ली बार्गेनिंग है, समरी ट्रायल है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। सीआरपीसी के आपने सेक्शन 144 धारा 144 भी इसमें बताई गई है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड वाइफ सीआरपीसी सेक्शन 125 में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जानेंगे सीआरपीसी का एक इतिहास नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी, और फीचर्स जानेंगे सीआरपीसी के और भी महत्वपूर्ण फीचर्स। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।